Good morning students. Today's topic is oligopoly. This is the last topic of this chapter. Chapter 12 का ये last topic है हमारा. मार्केट फॉर्म में हमने सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ा था. उसके बाद इम्परफेक्ट के अंदर हमने मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और आज हम पढ़ेंगे ऑलिगोपोली. ऑलिगोपोली के अंदर उसके टाइप भी हैं. डिओपोली आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है. डिओपोली जो होती है वो ऑलिगोपोली की सिंपलेस्ट फॉर्म मानी गई है. फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट मीनिंग ऑफ ऑलिगोपोली. ऑलिगोपोली इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स. मतलब यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, यानी कम होते हैं. ऑलिगोपोली एक मार्केट की ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर सेलर्स जो होते हैं वो कम होते हैं. इसके अलावा अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपके बुक में ऑलिगोपोली के लिए दे रखा है. ऑलिगोपोली इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स. दे सेल बोथ होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएट गुड. इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो फ्यू सेलर्स होते हैं ये होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं. इफ़ देयर आर ओनली टू सेलर, अगर सिर्फ दो ही सेलर होंगे तो उसे हम कहेंगे डिओपोली, यानी द्वयाधिकार हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में डिओपोली. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑलिगोपोली. आपकी बुक में इतना ही मेंशन किया हुआ है तो आपको इतना ही पढ़ना है कि जहाँ पर सिर्फ दो ही फॉर्म्स होती हैं उस मार्केट फॉर्म को हम डिओपोली मार्केट कहते हैं और ये ऑलिगोपोली की सबसे सरल या सिंपलेस्ट फॉर्म मानी गई है. इंडिया के अंदर अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम ये सब जो हैं ये ऑलिगोपोली के एग्जाम्पल माने गए हैं. इसके अलावा आपकी बुक में ये दे रखा है कि मैनी फर्म्स थिंक इट टू बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू डू अवे विथ कॉम्पिटिशन. द मर्जर ऑफ द वेरियस फर्म टेक फॉर्म ऑफ ऑलिगोपोली ड्यू टू वेस्ट इन्वेस्टमेंट. ओनली फ्यू फर्म आर फंक्शनल इन प्रोडक्शन. देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर फर्म्स का आपस में जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट का होता है और अगर उनके एक जैसे मोटिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और एक साथ मिलकर फंक्शनल या ऑपरेशन का मतलब होता है एक साथ काम करते हैं. इसीलिए इसमें जो फर्म्स होती हैं उनका साइज़ जो होता है वो बिग हो जाता है और इनका स्केल जो होता है वो भी लार्ज हो जाता है इकोनॉमी में. इट मीन्स कि ऑलिगोपोली मार्केट में इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्यू सेलर्स होते हैं. जब कम सेलर होंगे तो इकोनॉमी के ऑलमोस्ट पार्ट को ये कवर करेंगे. इट मीन्स कि इकोनॉमी के अंदर ज़्यादातर क्या होगा कि ये इनका कंट्रोल होगा, यानी ज़्यादातर प्रोडक्ट को कौन बनाएगा, ये फ्यू सेलर्स ही बनाएंगे और इसी कारण इन फ्यू सेलर्स के बीच में आपस में कंपटीशन भी बहुत टफ होता है. अब हम इनके फीचर्स को अगर देखें तो हम कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंस. सबसे फर्स्ट जो इसका फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस इज फाउंड ड्यू टू फ्यू नंबर ऑफ सेलर. एवरी फर्म is capable of influencing the production and price as they have a large share in the market. देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें फ्यू फर्म्स जो होती हैं वो मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं और हर फर्म का लार्ज शेयर होता है इकोनॉमी में. जैसे आपकी क्लास में कम स्टूडेंट है तो टीचर का ध्यान हर एक स्टूडेंट पे ज़्यादा होता है क्योंकि उसका शेयर क्लास में ज़्यादा है. और अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो टीचर का हर एक बच्चे पर बहुत इक्वल, अगर हम देखें तो बहुत इक्वल कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि क्राउड होती है उसमें और क्राउड में बच्चे को एक एक करके समझना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता जितना कम बच्चों में पॉसिबल होता है.
इसीलिए जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट मिनिमाइज होते जाते हैं तो स्टूडेंट और टीचर के बीच का इंटरेक्शन बढ़ता जाता है। सेम वही कंडीशन फॉर्म्स में होती है। जब फॉर्म बहुत ज़्यादा होती है तो उन फॉर्म से इतना ज़्यादा कंज्यूमर्स का इंटरेक्शन हर कंज्यूमर का नहीं होता है, लेकिन कंज्यूमर को वो सारा सामान तो सारे ही कंज्यूमर को चाहिए, लेकिन उसको बेचने वाली फर्म्स अगर थोड़ी होंगी तो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर का इंट्रोडक्शन और आपस में उन फर्म्स का भी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। द प्राइस पॉलिसी, सेल प्रोसेस, प्रोडक्शन पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा influence all the firm in the industry. If a particular firm wants to increase its sale by decreasing the price, then what will be the reaction of other firms? Will they too decrease the price? Will they increase advertisement expenditure? Will they change the quantity of product? These are some of the questions which are to be ensured before determining the प्राइस पॉलिसी बाय अ फर्म। देखो बच्चों, ये जो कम फर्म होती हैं ये आपस में अगर एक फर्म किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर डिक्रीज़ कर देगी तो डिमांड पे इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, तो दूसरी फर्म के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे सीमेंट का आप एग्जांपल लें, अगर बिनानी सीमेंट ने अपनी प्राइस कम कर दी है तो लोग हाउस मेकिंग के लिए या जब बिल्डिंग मेकिंग करेंगे तो उसमें बिनानी सीमेंट को ज़्यादा प्रेफर करने लगेंगे बिरला सीमेंट के बदले या फिर किसी और सीमेंट कंपनी के बदले। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि बिनानी सीमेंट ने जो प्राइस डाउन करी है उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? तुरंत से रैपिडली इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा अंबुजा सीमेंट पे, बिरला सीमेंट पे, इन सब पे देखने को मिलेगा। तो वो जो सीमेंट इंडस्ट्री होगी, पूरी इंडस्ट्री के अंदर सारी सीमेंट की फर्म्स आएंगी, तो वो इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? जैसे कई फर्म्स अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा करती हैं, उस एडवर्टाइजमेंट के कारण भी सामान बहुत ज़्यादा बिकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा एलईडी टीवी का ऐड आ रहा है एलजी के प्रोडक्ट का कि दीवार में चिपक जाएगी, बिल्कुल थिन है। तो अभी किसी और कंपनी के टेलीविज़न का ऐड ऐसा आया नहीं है तो लोग उससे अट्रैक्ट होंगे और उसको ख़रीदेंगे। लेकिन अगर अदर कंपनी सेम वैसी ही टीवी कम कीमत पर बनाएगी तो हम क्या करेंगे? एलजी को छोड़कर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने लगेंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वाला जो है इंटरडिपेंडेंसी, जो फर्म्स होती हैं ये अगर प्राइस कम करती हैं या कोई एक फर्म एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती है या अपनी प्राइस को बढ़ाती है तो दूसरी फर्म पे फटाफट से उसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है। फिर सेकंड आपका है कंपटीशन। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मीनिंग से ही साफ साफ पता चल रहा है कि फ्यू फर्म्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को या फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट को बनाती हैं। जैसे सीमेंट बनाने वाली कंपनी जो है वो सारी सीमेंट ही बनाती है, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ऑटोमोबाइल में थोड़े बहुत फीचर्स के फ़र्क होते हैं तो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट कह सकते हैं हम उसे। स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब जो है ये होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं। ब्रांड का फ़र्क होता है इनमें, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का फ़र्क होता है, उसके आधार पर ये अपनी डिमांड को मार्केट में रेगुलेट करती है। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनमें आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिलता है। फिर एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रोफेसर बोमुल का दे रखा है इसमें आपके कि अंडर ओलिगोपोली एडवर्टाइजिंग कैन बिकम अ लाइफ एंड डेथ मैटर। ओलिगोपोली में एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर इनके जीवन और मृत्यु का कारण बन जाता है ये। अगर एक फर्म का एडवर्टाइजमेंट बहुत इफ़ेक्टिव होता है तो उसका प्रोडक्ट भी बहुत इफ़ेक्टिव डिमांड लिए हुए होता है, और ऐसे में दूसरी फर्म क्या करती है? तुरंत उसके साथ कंपटीशन करती है। तो इन ओलिगोपोली मार्केट अकॉर्डिंग टू बॉमुल, इनके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो लाइफ एंड डेथ का मैटर बन जाता है। ठीक है। फिर है प्राइस रेजिडिटी।
प्राइस रेजिडिटी का मतलब होता है, रेजिडिटी कहते हैं निश्चितता को, कीमतों की निश्चितता कह सकते हैं हम इसे। इफ़ अ फर्म कट डाउन द प्राइस टू इंक्रीज सेल देन अदर फर्म विल ऑल्सो फॉलो इट। अगर एक फर्म अपना सामान की कीमत घटा देगी तो दूसरी फर्म उसको ज़रूर फॉलो करेगी। और इसी रीज़न से ये जो ग्राफ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये ग्राफ ऐसा इस रीज़न से ही बनता है बच्चों, क्योंकि ये जो फ्यू फर्म होती हैं, अगर एक फर्म किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज़ करती है तो डेफिनेटली दूसरी फर्म भी उस प्राइस को डिक्रीज़ करेगी अपने प्रोडक्ट की। इसका मतलब इसमें प्राइस रेजिडिटी होती है, यानी प्राइस को मोर प्रॉफिट के लिए इंक्रीज अगर एक फर्म कर रही है तो दूसरी भी कर सकती है, अगर एक फर्म डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी कर सकती है, यानी कीमतों की निश्चितता इसमें देखने को मिलती है, कांस्टेंट मानी गई है इसमें। फिर है राइवलरी बिटवीन द फर्म्स। राइवलरी कहते हैं आपस में लड़ाई, जो कंट्रोवर्सी होती है। इन फर्म में आपस में बहुत टफ कंपटीशन होता है। अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग भी देखें तो देयर इज कॉन्टिन्यूस कंपटीशन अमंग फर्म टू अर्न प्रॉफिट एंड मेंटेन देयर डोमिनेंस। देयर इज ऑलवेज अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रगल एंड राइवलरी अमंग द फर्म्स। इनमें आपस में हमेशा विरोधी भावना होती है, और फर्म जो होती है, हर फर्म ये कोशिश करती है कि उसकी गुडविल मार्केट में बनी रहे। जैसे आपने देखा होगा अंबुजा सीमेंट, बिरला सीमेंट, इनको सीमेंट में बहुत अच्छा माना गया है। तो जनरली लोग इन सीमेंट कंपनियों से दूसरी सीमेंट कंपनी को रिप्लेस नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये लास्ट पॉइंट ही है कि इन फर्म्स के बीच में आपस में राइवलरी होती है, इसलिए ये अपना प्रोडक्ट भी अच्छा बनाए रखते हैं और इनकी प्राइस स्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो पढ़ेंगे, डिमांड कर्व इन ओलिगोपॉली। डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहा जाता है। ये आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ। किसी भी फर्म का जो AR कर्व होता है वो उसका डिमांड कर्व भी कहलाता है। इट मीन्स कि ये जो कर्व हमें दिखाई दे रहा है ये ओलिगोपॉली मार्केट में डिमांड कर्व है। अब बच्चों इस कर्व को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बैक में जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इसमें, मैंने चैप्टर 9 में आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। ये ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर रेवेन्यू चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था उसमें ओलिगोपॉली मार्केट मैंने पढ़ाया था। आप चाहें तो बुक के पेज पलटकर चैप्टर 9 निकाल सकते हैं। चैप्टर 9 के अंदर पेज नंबर 62 पे आपके ओलिगोपॉली मार्केट फॉर्म दी हुई है और उसमें किंग डिमांड कर्व दिया हुआ है। किंग KINGED, किंग डिमांड कर्व या किंग कर्व इज किंग्ड कहते हैं। किंग्ड का मतलब होता है उठा हुआ, यू उठा हुआ। अगर हम इस पॉइंट को छुपा दें तो ये आपका यू आके यू आ रहा है, यानी उठा हुआ है। विकुंचन वर्ड हिंदी में कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उठा हुआ, और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे किंग्ड कहते हैं। ठीक है, ये आपको ओलिगोपॉली मार्केट फॉर्म में मैंने पहले भी पढ़ा दिया था। उस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में बस एक ही डिफरेंस है बच्चों। उस वाले ग्राफ में आपके MR कर्व भी दिया हुआ था, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी दिया हुआ था। इसमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज रेवेन्यू कर्व दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको इस कर्व को अगेन रिपीट कर देती हूँ। इस कर्व में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि ये जो कर्व है इसमें आपको दो इम्पॉर्टेंट थिंग को याद रखना पड़ेगा। एक तो जो चैप्टर 4 मैंने आपको पढ़ाया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें मैंने आपको दो कंडीशन पढ़ाई थी। एक कंडीशन आपकी थी ED ग्रेटर देन 1 और एक कंडीशन आपकी थी ED लेस देन 1। ठीक है, और एक कंडीशन आपकी थी ED इक्वल 1। वैसे तो 5 कंडीशन थी, लेकिन इस ग्राफ को समझने के लिए आपको ये 3 ही कंडीशन समझनी पड़ेगी। वैसे 5 कंडीशन थी, अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले आपके था ED
ब्लैक। चलो, इसमें वैसे तो 5 कंडीशन थी, इनफिनाइट, 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1 था। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ईडी ग्रेटर देन 1 और ईडी लेस देन 1 को समझना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये किंक्ड ग्राफ माना गया है, किंक्ड कर्व कहते हैं इसे, और इसकी स्पेलिंग आपकी बुक में KINKED, ठीक है, यही नाम दिया हुआ है आपके। इसे हम किंक्ड कर्व के नाम से जानते हैं। विकुंचन इसे हिंदी में कहते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में उठा हुआ कहते हैं और इंग्लिश में किंग्ड कहते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर ये बात समझाई गई है, इधर वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेंगे। इसमें ये AR कर्व दिया हुआ है, कोई फर्म, पर्टिकुलर फर्म, मान लो ये प्राइस इनविजिबल प्राइस है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल ग्राफ है, इसमें प्राइस नहीं दी गई है। जैसे जब प्राइस ज़्यादा थी तो हमारी डिमांड कितनी थी, मान लो यहाँ प्राइस थी तो हमारी डिमांड सिर्फ इतनी थी, ठीक है। अब ये प्राइस यहाँ से घटकर नीचे आ जाएगी तो हमारी डिमांड कितनी हो जाएगी, यहाँ Q मान लो और इसे Q1 मान लो। समझ में आया कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा, यानी प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट से पहले वाली कंडीशन हमारी क्या है, ED ग्रेटर देन 1, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब ये लॉ है एक तरह का, डिमांड कर्व है ओलिगोपॉली का, और ये लॉ इकोनॉमिक्स में पहले से बनाए गए हैं और ऐसा एक्चुअल में कंडीशन में होता भी है। यानी डिमांड की इलास्टिसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर प्राइस में स्लाइट चेंज भी होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी हम ज़्यादा खरीदने लगेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये एक ही फर्म तो है नहीं, और फ्यू फर्म्स भी हैं, दूसरी फर्म्स भी हैं। तो इस फर्म के डिमांड कर्व को देखकर या इसकी एवरेज रेवेन्यू को देखकर दूसरी फर्म भी क्या करेंगी, अपनी प्राइस को घटा देंगी। तो जब वो अपनी प्राइस को घटाएंगी तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाने लगेंगे। इसलिए इस फर्म को दूसरी फर्म की प्राइस आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही प्राइस फिक्स होगी। अगर उससे ज़्यादा प्राइस कम या ज़्यादा की जाएगी तो नीचे वाली जो कंडीशन होगी वो ED लेस देन 1 की हो जाएगी। इट मीन्स कि अब यहाँ पर प्राइस कम की जाएगी तो डिमांड बहुत ज़्यादा, यानी जितनी प्राइस हमने कम की है उससे ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी, यानी डिमांड पर बहुत थोड़ा सा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी फर्म ने भी अपनी प्राइस कम कर दी है, तो यहाँ के लोग किधर शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी फर्म की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी हम एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को नहीं खरीद के दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीद लेंगे क्योंकि उसकी भी प्राइस इसके बराबर ही हो गई है। अब अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो सेम यही बात लिखी गई है जो मैंने आपको समझाई है। The demand curve in oligopoly is intermediate due to excessive interdependency among the firms. Initially, Paul M. Swiggy put forward the hypothesis of kinked demand curve. ये इन्होंने इस हाइपोथेसिस को, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, स्वीजी जो थे इन्होंने ओलिगोपॉली मार्केट में AR कर्व को समझने के लिए किंक डिमांड कर्व को क्या किया है, प्रेफरेंस दी है। अब इसमें वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, और जो ये KL ग्राफ है और MN ग्राफ है ये एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ है। इसे हम डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि देयर आर 2 डिमांड कर्व्स KL एंड MN, ये 2 डिमांड कर्व हैं, ठीक है। which is more elastic, KL which is more elastic and MN which is less elastic. KL जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है और MN जो है वो हमारा
कम इलास्टिक है। क्यों ज़्यादा इलास्टिक कैसे है? ये वाली फर्म जो थी इसने पहले कीमत को कम करी थी, तो जब ये कीमत को कम करेगी तो क्या होगा? डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ थोड़ा ज़्यादा इधर की तरफ झुका हुआ है ना, और ये जो एम और एन ग्राफ था इसने इसको देखकर प्राइस कम की है, के एन वाली फर्म को देखकर इसने प्राइस कम की है। तो इसके जो कंज्यूमर्स होंगे या बायर्स होंगे वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने के एन के होंगे। लेकिन जब एम एन वाले ग्राफ वाली फर्म ने अपनी प्राइस कम करी तो के एन वाले कंज्यूमर जो थे वो एम एन में शिफ्ट होने लगे, इसीलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगे और एक टाइम के बाद ये ग्राफ सीधा नहीं जाकर नीचे की तरफ झुकने लगते। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि एक ना एक जगह इनको प्राइस आपस में ज़रूर इंटरसेक्ट करेगी और वही प्राइस रिजिडिटी कहलाती है। इन्हें प्राइस फिक्स करनी पड़ती है या इक्वल रखनी पड़ती है। ठीक है, ऊपर वाली जो कंडीशन है ये ईडी ग्रेटर देन 1 कहलाएगी, क्योंकि यहाँ प्राइस कम करने से डिमांड ज़्यादा हो रही है। और नीचे वाली जो कंडीशन है ईडी लेस देन 1, इसका मतलब है यहाँ प्राइस कम करने से बहुत ज़्यादा डिमांड पर असर नहीं पड़ रहा है। जिस प्रपोर्शन में प्राइस कम की गई है उस प्रपोर्शन में डिमांड नहीं बढ़ रही है। इसे किंक्ड डिमांड कर्व के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर्म मानी गई है। इसलिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन इकोनॉमिक्स में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना गया है। और ये ऐसे का ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पर जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसे के नाम दिया गया है या बी नाम दे सकते हैं आप, सॉरी के नहीं, बी दिया हुआ है। और इस पॉइंट को हम किंक्ड पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी यहाँ के बाद इसकी ढाल जो होती है वो नीचे की तरफ आने लगती है। यही सेम ग्राफ आपका दिया हुआ है चैप्टर 9 रेवेन्यू में, ऑलिगोपॉली मार्केट फॉर्म में। आप वो ग्राफ बनाओ या ये ग्राफ बनाओ एक ही बात है। उस ग्राफ में और इस ग्राफ में एक ही डिफरेंस है, इसमें सिर्फ AR कर्व को बनाया गया है, उसमें AR और MR एक साथ दिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप होमवर्क में इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करके